दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वीज़ा कंसुलेटर में। तो इस चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाती है वो वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो हर कंट्री के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आप कौन सी कंट्री में कितने पैसे में जा सकते हो, कितना आपका खर्चा आएगा, कौन से वीज़े पे आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं कि लग्जमबर्ग वर्क परमिट के बारे में। लग्जमबर्ग का वर्क परमिट मैंने वीडियो डाली हुई है कि उसमें आपको हाफ पेमेंट इंडिया में देनी होगी, हाफ पेमेंट आपको वहाँ जाने के बाद देनी होगी, वो जो आपकी सैलरी में से कटेगी। तो दोस्तों, उसके लिए जो अभी वैकेंसी थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी जो हमारी जो वैकेंसी है वो है सिर्फ स्किल वर्कर के लिए। तो उसमें स्किल वर्कर अगर आपको किसी चीज़ का काम आता है, जैसे कि फर्नीचर कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तो ये अभी 4-5 वैकेंसी हैं। इनमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इनमें जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 3000 यूरो के करीब रहेगा। अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से रहेगी दोस्तों। तो अभी अनस्किल वर्कर के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर की जॉब है, उसमें जो सैलरी रहेगी वो 2000 यूरो के करीब रहेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उस टाइम जो वैकेंसी थी अभी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। अभी आपको अगर आप जाना चाहते हो तो आपको फुल पेमेंट इंडिया में ही आपको करनी होगी आफ्टर वीज़ा। पहले आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। आपके फिंगर वगैरह हो के अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो 2 से 3 मंथ की रहेगी। अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो तभी आपसे पेमेंट ली जाएगी, अदरवाइज़ आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो सैलरी में से जो जितनी वैकेंसी थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। जो वहाँ पे जाने के बाद सैलरी में से जो पैसे कटने थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कई मेरे दोस्त जो अदर कंट्री में रहते हैं, जैसे कुवैत, ओमान, दुबई वगैरह। तो दोस्तों, ये मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा चाहिए तो आपको इंडिया से ही कराना होगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में हो तो वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इंडिया ही आना होगा, क्योंकि आपका एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट होगा तो तब जाके ही आपका वीज़ा लगेगा। ये स्टिकर वीज़ा होता है, कोई ई वीज़ा नहीं होता। तो दूसरी किसी कंट्री से आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपका ऑफ़र लेटर आएगा वो इंडिया में ही आएगा और आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। दूसरी किसी कंट्री से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इंडिया में ही जाके आपको ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट जो दोस्तों, अगर आपको दूसरी किसी कंट्री में अगर आपने अप्लाई करना है, दूसरी किसी कंट्री का अगर आपने अप्लाई करना है, जैसे जॉर्जिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनका ई वीज़ा होता है, न्यूजीलैंड हुआ, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो अदर किसी कंट्री से। जो स्टिकर वीज़ा होता है उसके लिए आपको, अगर आप इंडियन नेशनल हो तो आपको अपनी ही कंट्री में जाके वीज़ा लेना पड़ेगा। वो आप किसी बाहर से दूसरी किसी कंट्री से आप नहीं ले सकते। वर्क परमिट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा किसी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए या कनाडा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वो एक अलग प्रोसेस है। उसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आपको विज़िट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। बट वर्क परमिट के लिए आपको इंडिया ही जाना होगा। तो दोस्तों, अगर विजिट टू वर्क जो होता है, जैसे कि जॉर्जिया कंट्री है और भी बहुत कंट्री हैं जहाँ पे विजिट टू वर्क होता है, जिनका ई वीज़ा है, उनमें आप जा सकते हो किसी अदर कंट्री से, जैसे कुवैत, ओमान, दुबई वगैरह। कहीं पे भी अगर आप हो तो वहाँ से आप विजिट वीज़ा पे वहीं से आप मूव हो सकते हो दूसरी कंट्री के लिए। बट जो शेंगन का एरिया है उसमें स्टिकर वीज़ा आपको चाहिएगा। तो स्टिकर वीज़ा आप इंडिया से ही ले सकते हो। आप कहीं और अदर किसी कंट्री में अगर आप हो, या आप वर्क परमिट पे हो, या आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो, या आप असाइलम पे हो, किसी भी आप स्टेटस पे हो, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते।
अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, उसका एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके फिर आप वहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा स्लोवाकिया के ऊपर। हमारे पास स्लोवाकिया का भी वर्क परमिट आया हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कितना आपका खर्चा आएगा। हमारी जो पेमेंट रहती है दोस्तों वो आफ्टर वीज़ा ही रहती है ज़्यादातर। हम पहले आपसे कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देना होगा। अगर आप ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देते तो आपको थोड़ा बहुत एडवांस देना होगा, क्योंकि कुछ तो हमें भी श्योरिटी चाहिए कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करा रहे हो तो या आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दो या फिर आप थोड़ा बहुत कुछ एडवांस दो, तभी जाके आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होएगा। और वर्क परमिट में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आपने आज पासपोर्ट दिया तो 15 दिन में आपका वर्क परमिट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 30 डेज़ मिनिमम 30 डेज़ तो अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो ऑफ़र लेटर आने में ही आपके लग जाते हैं। तो ऑफ़र लेटर आने के बाद ही नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री का अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। मोस्टली जो शेंगन जो एरिया है, शेंगन एरिया में आप अगर किसी भी कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 से 3 मंथ का टाइम लगता ही है। 90 डेज़ का आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। और जैसे कि अभी क्रोशिया जो कंट्री है, क्रोशिया में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि कोई भी अगर ये बोलता है कि मैं 45 डेज़ में और या 30 डेज़ में मैं वर्क परमिट क्रोशिया का करा दूंगा या मतलब किसी भी कंट्री का शेंगन एरिया में, तो वो नहीं होता दोस्तों। जो 30 डेज़ में या 45 डेज़ में सिर्फ जो ऑफ़र लेटर होता है, ऑफ़र लेटर आने के बाद आपकी जो फ़ाइल सबमिट होती है उसके बाद ही आपका फिंगर होते हैं, उसके बाद ही आपका वीज़ा आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑफ़र लेटर आ गया तो आपका वीज़ा आ गया। वीज़ा ऑफ़र लेटर सिर्फ ये होता है कि 50% आपका ये वीज़ा श्योर हो गया, बट जो 50% होता है वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो जो इसमें जो एम्बेसी फ़ीस वगैरह जो कुछ भी होती है, कुछ कंट्रियों में होता है कि क्लाइंट से ली जाती है, कुछ कंट्रियों में एजेंट खुद पे करते हैं। तो ये अगर रेट के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या रेट है, कितना रेट है, कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो, कितनी आपकी सैलरी है। तो सब चीज़ अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो सब चीज़ एक बार पूछ ले, तो उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करें। बाद में ये होता है कि आपने तो ये चीज़ बोली थी, आपने तो ये चीज़ बोली थी, तो पहले ये चीज़ कंफर्म करें कि एम्बेसी फ़ीस आपने देनी है या एजेंट खुद पे करेगा। टिकट का क्या प्रोसेस रहेगा, टिकट कितने में, अगर आप टिकट एजेंट की है, जैसे कि अगर वर्क परमिट में कई बार यह होता है कि टिकट नहीं एजेंट देते, टिकट आपको खुद से करानी होती है। वो उसमें वर्क परमिट में ज़्यादातर जो पेमेंट होती है वो आफ्टर वीज़ा ही होती है, उसमें रीच वाला कोई सीन नहीं होता कि हम रीच पे पेमेंट करेंगे, तो उसमें वर्क परमिट में रीच नहीं होती। उसमें यह है कि 100% श्योर ये होता है कि आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि आप सिर्फ काम करने के लिए ही वहाँ पे जा रहे हो, आप कोई घूमने नहीं जा रहे हो। आपको सिंगल साइड की टिकट लेनी पड़ेगी, उसमें आपको डबल साइड की भी टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिकट भी आपको यह है कि सस्ते प्राइस में ही आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज़ बताने लगा हूँ कि अदर आप किसी कंट्री में हो तो वहाँ से आप वर्क परमिट लग्जमबर्ग का नहीं अप्लाई कर सकते, आपको इंडिया ही आना पड़ेगा, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिएगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू।